तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अवैस खान और मैं बात कर रहा हूँ भागलपुर से। स्वागत है आपका मेरे चैनल अवैस फ्री लर्निंग में। और मैं होप करता हूँ कि आप लोगों ने इससे पहली वाली जो मेरी वीडियो है वो ज़रूर देखी होगी, जो कि बॉयंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल का पार्ट 4 था, जिसमें हम लोगों ने रिलेटिव डेंसिटी को डिटरमाइन किया था। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड। तो चलिए फिर आज की जो अपनी वीडियो है उसे स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग समझने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, एकदम along with the diagrams I'll explain it to you. I'll surely try my best. So let's start our video. And first of all, before starting our video, I must tell you that those guys who haven't subscribed my channel yet, please go and do subscribe it, as well as press the bell icon, because as soon as I upload my videos it will reach you instantly. So let's start our video. Let's go. अब देखिए बच्चों, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को समझने के लिए यहाँ पे पहले से ही ये डायग्राम को बना रखा है, ताकि एज यूजुअल हमने बना रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। अब देखिए, जब पानी जो है वो फ्लूइड में डूबा रहता है तो दो फोर्स उसके ऊपर एक्ट करता है। सबसे पहला वाला फोर्स वो होता है जो वेट ऑफ द बॉडी की वजह से होता है, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। पहला फोर्स वो होता है जो ड्यू टू द वेट ऑफ द बॉडी होता है, जिसको हम लोग W1 मान लेते हैं। ठीक है, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। ये जो फोर्स है हमारा पहला वाला फोर्स जिसकी बात कर रहे हैं, ये ड्यू टू वेट ऑफ द बॉडी है, और ये फोर्स आपका वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और ये फोर्स आपका थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक है, ये जो वेट ऑफ बॉडी है, जो फोर्स ये वाला एक्ट कर रहा है, वो थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होते हुए पास करता है इसका वेट। अब देखो, इस फोर्स के पास जो है टेंडेंसी होता है कि ये बॉडी को डुबा दे फ्लूइड के अंदर। ये जो फोर्स हमारा नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है ड्यू टू द वेट ऑफ द बॉडी, ड्यू टू द वेट ऑफ दिस बॉडी, इट हैज द टेंडेंसी टू सिंक दिस ऑब्जेक्ट इनटू द लिक्विड। ठीक है, इसके पास ये टेंडेंसी होता है कि ये इस ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डुबा दे। तो पहला वाला तो फोर्स ये था जिसको हम लोगों ने मान रखा है W1। तो आप लिख सकते हैं फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहे हैं समझने के लिए। और इसको हम लोग मान लेते हैं W1, इसका वेट मान लेते हैं हम लोग W1। तो फोर्स ड्यू टू W1। और दूसरा वाला जो फोर्स है वो है, ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं पहले से कि ये दूसरा वाला जो फोर्स है जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, ये ड्यू टू W2 है। आप बोल सकते हैं वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। अब ये पानी में कितना डूबा हुआ है, आप देख सकते हैं ये पानी में इतना हिस्सा इसका डूबा हुआ है। तो इतना हिस्सा जो लिक्विड डिस्प्लेस ये कर रहा होगा, उतने हिस्से लिक्विड का जो वेट होगा, जिसको हम लोगों ने W2 मान रखा है, इतने हिस्से लिक्विड का जो वेट होगा, इतने हिस्से लिक्विड का जिसको हम लोगों ने W2 मान रखा है, उसका जो वेट होगा उतना बराबर फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। हम लोग जानते हैं कि पानी में अगर कोई ऑब्जेक्ट डूबा रहता है तो उसके ऊपर अपथ्रस्ट यानी जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो बराबर होता है द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के। मतलब लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ है, उतने लिक्विड के वेट के बराबर अपथ्रस्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। वी नो इट ऑलरेडी। तो ये आपका W2 हम लोग मान लेते हैं। तो दूसरा जो फोर्स है आपका वो अगेन बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पहला भी फोर्स आपका थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा था, और ये भी आपका थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगा। मैं फिर से आपको बता दूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पे टोटल मास जो होता है बॉडी का, या टोटल वेट जो होता है, वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, और उस पॉइंट पे आपका बॉडी जो है वो खुद को बैलेंस भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल हियर, तो ये जहां पे खुद को बैलेंस करेगा, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा अजीब है, देखिए इस पॉइंट पे ये खुद को बैलेंस कर रहा है, तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप बोल सकते हैं, जहाँ पे इसका टोटल मास, टोटल वेट जो है इस बॉडी का वो कॉन्सेंट्रेट रहता है, और जहाँ पे ये बॉडी खुद को बैलेंस कर पा रहा है। अगर मैं उंगली यहाँ पे रखूंगा तो ये बैलेंस नहीं कर पाएगा। उसी तरह से अगर मैं उंगली को यहाँ पे रखूंगा तो ये फिर से ये बैलेंस नहीं कर पाएगा। सो दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो मैंने बताया कि दो फोर्स एक्ट कर रहा है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इस ऑब्जेक्ट को डुबाने का टेंडेंसी रखता है, और दूसरा फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में, विच इज द अपथ्रस्ट। कौन सा फोर्स? अपथ्रस्ट जो एक्ट कर रहा है। यहाँ लिख देते हैं फोर्स ड्यू टू W2। ये W2 की वजह से, मतलब वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड
ठीक है, इसका जो वेट होता है उतना ही बराबर का फोर्स आपका ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होता है। ये दूसरा वाला फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये पहला वाला फोर्स जो है आपका ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, अब देखिए बच्चों, ये जो अपथ्रस्ट एक्ट करता है वर्टिकली अपवर्ड, ये थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जाता है आपका ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ बॉयंसी कहते हैं। आप देख सकते हैं ये जो आपका सेंटर है, ये जो आपका सेंटर है, आप बोल सकते हैं कि ये पूरे ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, यहाँ पे है। लेकिन जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, ये जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, इतना सा जो जगह है, इतना सा ऑब्जेक्ट जो डूबा हुआ है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या, अगर मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लेते हैं, या जहां पे ये खुद को बैलेंस करता है, या जहां पे इतने लिक्विड का मास जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड रहता, तो वो ये एरिया रहता, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो ये जो अपथ्रस्ट आपका जा रहा है, अपथ्रस्ट जो एक्ट कर रहा है, वो थ्रू सेंटर ऑफ बॉयंसी होते हुए जा रहा है। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड, ये जो बी हमने मार्क कर रखा है, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ बॉयंसी। अब देखिए अपथ्रस्ट जो होता है, जिसको विच वी कैन कॉल इट अपवर्ड फोर्स और बॉयंट फोर्स, ठीक है, एज वेल, सो दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। मैंने पहले ही आपको बताया कि जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है जितना सा, उसका जितना वेट होगा उतना ही बराबर आपका अपथ्रस्ट होगा। यानी आप बोल सकते हैं कि लिक्विड डिस्प्लेस बराबर आपका हो जाएगा अपथ्रस्ट। और अपथ्रस्ट आपका किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, अपथ्रस्ट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, ये चीज याद रखिएगा। और इस फोर्स के पास टेंडेंसी होता है कि ये बॉडी को आउट ऑफ द लिक्विड पुश करे। इस फोर्स के पास, अपथ्रस्ट के पास, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसके पास टेंडेंसी होता है कि ये ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द लिक्विड पुश करे, ऊपर की तरफ। और पहले वाले फोर्स के पास, विच वाज ड्यू टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसके पास ये टेंडेंसी था कि वो ऑब्जेक्ट को इट हैज द टेंडेंसी टू सिंक द ऑब्जेक्ट, उसके पास इसको डुबाने की टेंडेंसी थी। लेकिन ये जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, इसके पास ऑब्जेक्ट को सरफेस की तरफ पुश करने की टेंडेंसी है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज समझनी है, a lot to learn, a lot to discuss। उससे पहले हम लोग को ये कुछ बेसिक्स समझना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं, पहले इसे फटाफट से मिटा लेते हैं। आज हम लोग 3 केस समझने वाले हैं बच्चों। जब वेट ऑफ द बॉडी जो है वो बॉयंट फोर्स से ज्यादा होगा, वेट ऑफ द बॉडी जब अपथ्रस्ट से ज्यादा होगा। दूसरा केस, जब वेट ऑफ द बॉडी आपका बॉयंट फोर्स के इक्वल होगा। और तीसरा केस, जब वेट ऑफ द बॉडी आपका बॉयंट फोर्स से कम होगा। तो ज्यादा होगा तब भी देखेंगे, इक्वल भी होगा तब भी देखेंगे, और कम भी होगा जब अपथ्रस्ट से, तब भी देखेंगे। चलिए फटाफट से वन बाय वन हम लोग तीनों केस को समझ लेते हैं, इसे मिटा लेते हैं। अब चलिए बच्चों फटाफट से हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला वाला जो हमारा केस है, इसमें वेट ऑफ द बॉडी जो है वो बॉयंट फोर्स से ज्यादा है। ठीक है, इसमें वेट ऑफ द बॉडी जो है वो बॉयंट फोर्स से ज्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, वो एक ही हो गया है। मतलब कि सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों यहाँ पर एक हो गया है। मैं फिर से आपको बता दूं कि सेंटर ऑफ बॉयंसी किसे कहते हैं। सेंटर ऑफ बॉयंसी कहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंटेनर है, इसमें कोई चीज ऐसे इस तरह से पार्शियली डूबा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। अब इतना जो हिस्सा है, जितना लिक्विड डिस्प्लेस ये कर रहा है ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ये इतना हिस्सा लिक्विड का वो डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो इसका जो वेट होगा, जो भी इसका वेट होगा, मान लेते हैं कि इसका W1 मान लेते हैं हम वेट, इसका जो भी वेट होगा, या फिर x मान लेते हैं, तो इसके ये जो लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है, इसका जो टोटल मास होगा इस लिक्विड का, मान लेते हैं ये इतना लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, तो इसका जो टोटल मास होगा वो कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है। टोटल मास जो होगा लिक्विड डिस्प्लेस का, वो कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बॉयंसी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। It's very easy, just like the center of gravity. The difference is that it is the, बोलते हैं ना कि it is the mass concentrated when the body is just inside the liquid. बस यही फर्क है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जब बॉडी का वेट जो है वो बॉयंट फोर्स से ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा। सबसे पहला केस कि बॉडी जो है, अगर उसका वेट जो है वो बॉयंट फोर्स से अगर ज्यादा होगा तो वो सिंक कर जाएगा, वो डूब जाएगा। सबसे पहला केस कि बॉडी डूब जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉडी जो है वो डूब चुका है। दूसरी बात ये कि उसका जो अपैरेंट वेट होगा, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों की अपैरेंट वेट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल इस ब्लॉक को हम लोग निकाल के बाहर रख दें हवा में, और उसका वेट मान लेते हैं कि W1 होगा, पहले इन एयर की बात कर रहे हैं। और पानी में अगर इसका वेट जो है वो जाके चेंज हो जाता है उसका वेट, और बन जाता है वो वेट क्या बन जाता है, W2। सो दिस इज कॉल्ड अपैरेंट वेट। ठीक है, ये नकली वेट है, दैट इज फेक वेट।
FW से फेक वेट ऐसे डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका फेक वेट है क्योंकि इसका वेट बहुत कम हो जाता है, हल्का हो जाता है ड्यू टू द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब देखिए यहाँ पे जो अपेरेंट वेट लॉस है वो कितना हो रहा है, पहले में हमारा वेट था W1, अभी हमारा वेट हो गया है W2। सो दिस इज द अपेरेंट वेट लॉस, यानी कि इसका पहले जो ओरिजिनल वेट था वो आपका W1 था और अभी जो आपका अपेरेंट वेट है, फेक वेट है, वो आपका W2 है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अपेरेंट वेट एंड व्हाट इज अपेरेंट वेट लॉस। अब देखिए अपेरेंट वेट जो होता है एक्चुअली वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। अपेरेंट वेट जो है इसका वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। आप पूछेंगे कि अपेरेंट वेट जो है आपका वो वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों एक्ट कर रहा होता है? अरे भैया इसीलिए एक्ट कर रहा होता है क्योंकि मैंने पहले ही लिखा हुआ है यहाँ पे कि वेट ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन द बॉइंट फोर्स। अब ये जो फोर्स एक्टिंग ड्यू टू द वेट ऑफ द बॉडी है, अगर ये आपका बड़ा हो जाएगा अपथ्रस्ट से, ये अपथ्रस्ट है जो ऊपर की तरफ फोर्स एक्ट कर रहा है, और ये आपका फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ द बॉडी है जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अब अगर ये फोर्स आपका इस फोर्स से बड़ा हो जाएगा, अपथ्रस्ट से बड़ा हो जाएगा, तो ऑब्वियस है कि आपका जो अपेरेंट वेट है वो आपका नीचे की तरफ ही जा रहा होगा। मतलब आपका जो अपेरेंट वेट है इस ऑब्जेक्ट का वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा होगा, क्योंकि अगर इसका नेट फोर्स आप निकाल लीजिएगा तो नेट फोर्स आपका डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा होगा, क्योंकि आपका डाउनवर्ड फोर्स जो है वो बड़ा है। तीसरी बात ये है बच्चों, चूंकि W1 आपका W2 से बड़ा है, मैंने यहाँ पे पहले ही बताया कि W1 यानी फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट, ठीक है। फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट, मैंने पहले ही यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है ऊपर में। तो इस वजह से क्या होगा कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे MSG, ठीक है, यानी कि आपका वेट ऑफ द बॉडी लिख दे रहा हूँ, फोर्स इज इक्वल टू MA होता है, mg होता है, और आप इधर लिख सकते हैं अपथ्रस्ट का फॉर्मूला VSD1G। हम लोग जानते हैं कि अपथ्रस्ट का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, इसको ये मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम लोगों ने मान लिया है MS, मास इसका मान लिया है MS, ठीक है, मास ऑफ सॉलिड, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, और इसको हम लोगों ने मान लिया है ये DL है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू ग्रेविटी। ये डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। सो ये जो है आपका ग्रेटर हो जाएगा इससे। अब देखिए बच्चों, यहां पे जो वॉल्यूम हम लोग ले रहे हैं ये इमर्स्ड पार्ट ऑफ द सॉलिड का ले रहे हैं, ठीक है। ये इमर्स्ड पार्ट ऑफ द सॉलिड का वॉल्यूम है, इमर्स्ड पार्ट ऑफ द सॉलिड का ये वॉल्यूम हम लोग ले रहे हैं। जितना पार्ट इसका इमर्स्ड है, यहाँ तो पूरा पार्ट ही इसका इमर्स्ड है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं MS/VS, क्या आप लोग नहीं लिख सकते हैं कि MS/VS जो है वो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा आपका DL से। MS/VS को हम लोग इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू DL हो जाएगा, क्योंकि ये GG तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये GG तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इसको, वी कैन राइट इट एज डेंसिटी ऑफ सॉलिड विल बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि ये प्रूफ हो गया कि यहाँ पे आपका इस सॉलिड, ये जो सॉलिड आपका डूब गया पानी के अंदर, जिसका वेट आपका ज्यादा था अपथ्रस्ट से, अपवर्ड फोर्स से, हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं कि उस सॉलिड का जो डेंसिटी होगा वो लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा होगा, इस वजह से वो सॉलिड आपका डूब गया। वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट। अब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉलिड हम लोगों ने कैसे लिखा, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए बच्चों एक चीज और है, एक चीज आपको अगर सवाल पूछ देता है कि एक बॉडी जो है वो क्यों सिंक कर जाता है लिक्विड में, कोई भी बॉडी है वो लिक्विड में सिंक क्यों कर जाता है, फॉर एग्जांपल इट्स एन आयरन नेल, ठीक है, आयरन नेल जो है वो लिक्विड में सिंक कर जाता है, हालांकि एक शिप जो है वो सिंक नहीं करती है, ठीक है। तो इस वजह से इसका कारण ये होता है बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज मोर देन दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, इस वजह से वो आयरन नेल जो है वो सिंक कर जाता है। अगली बात क्या है बच्चों की सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि सेंटर ऑफ बॉयंसी इस कंडीशन में जब आपका वेट ऑफ द बॉडी बराबर होता है, ग्रेटर देन बॉयंट फोर्स होता है, जब बॉडी आपका डूब जाता है, तो इस कंडीशन में आपका बॉयंट फोर्स जो होता है वो आपका कोइंसाइड कर जाता है, आपका सॉरी बॉयंट फोर्स बोल रहा हूं बच्चों, सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है, सेंटर ऑफ बॉयंसी आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोइंसाइड कर जाता है, यानी दोनों एक ही जगह पर पाया जाता है। And I have already explained to you that what is center of buoyancy and what is center of gravity.
आखिरी चीज, अगर मान लेते हैं डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है वो d ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है हवा में, तो अपेरेंट डेंसिटी जो होगा बॉडी का, जब उसको आप पानी में डुबा देंगे तो वो d-1 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इस बॉडी का डेंसिटी था पहले d ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये इसका डेंसिटी था पहले, लेकिन जब इसको पानी के अंदर डुबा दिया गया तो इसका डेंसिटी हो गया d-1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग इससे माइनस कर देंगे, विच इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इस वजह से हम लोग इस बॉडी के डेंसिटी से डेंसिटी ऑफ वाटर को माइनस कर लेंगे, तो इस बॉडी का ये अपैरेंट डेंसिटी यानी कि फेक डेंसिटी विच इज टेम्पररी निकल जाएगा। अब देखिए, अगर डेंसिटी ऑफ आयरन, यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल भी इसका बना लेते हैं, इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है आपको छोटा सा, कि अगर मान लेते हैं आयरन का डेंसिटी जो है वो हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे बना देते हैं, छोटा सा यहाँ पे बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लेते हैं आयरन का डेंसिटी जो है वो 7.6 ग्राम पर cm क्यूब है, 7.6 ग्राम पर cm क्यूब है। अब इसका अपैरेंट डेंसिटी क्या होगा जब ये पानी के अंदर चला जाएगा? बताइए। इसका अपैरेंट डेंसिटी होगा 7.6 माइनस 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, विच इज इक्वल टू 6.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हम लोगों ने माइनस यहाँ पे 1 क्यों किया है? बिकॉज द डेंसिटी ऑफ वाटर इन विच द आयरन इज इमर्स्ड इज इक्वल टू 1 ग्राम पर cm क्यूब। दैट्स व्हाई वी हैव सबट्रैक्टेड हियर 1। तो चलिए अपने दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जिसमें वेट ऑफ द बॉडी जो है वो इक्विवेलेंट होगा, इक्वल होगा बॉयंट फोर्स के। बच्चों फटाफट से हम लोग दूसरे कंडीशन को भी समझ लेते हैं। जब हमारा वेट ऑफ द बॉडी जो है वो इक्विवेलेंट है, इक्वल है बॉयंट फोर्स के, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहला कंडीशन क्या होगा कि बॉडी जो है वो फ्लोट करेगा जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड। मतलब जिस लिक्विड के अंदर उस बॉडी को आपने डुबा रखा है वो जस्ट उसके सरफेस के नीचे फ्लोट करेगा। ये देखिए इसका सरफेस है और ठीक इसके सरफेस के नीचे ये ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट कर रहा है। अगेन आई विल से दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ बॉयंसी हियर। अगेन अब देखिए इसका सबसे पहली बात तो ये है कि ये फ्लोट करेगा, फ्लोट्स जस्ट बिलो द सरफेस, ठीक है। फटाफट से समझ लेते हैं। दूसरा कंडीशन इसमें क्या होगा? देखिए बच्चों ये कंडीशन आपको पूछ सकता है, कम से कम इसमें आप लोगों को 2-3 कंडीशन मालूम होना चाहिए। 2-3 कंडीशन लिखने के लिए हर केस से आ सकता है कि 3 चीज बताइए कि 3 केस 1 में क्या 3 बात होगी कि जब आपका वेट ऑफ द बॉडी ज्यादा होगा बॉयंट फोर्स से, तब कौन सी 3 बात होगी? जब वेट ऑफ द बॉडी आपका इक्विवेलेंट होगा बॉयंट फोर्स से, तो फिर उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? कोई भी 3 बात लिख दीजिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि द बॉडी विल फ्लोट जस्ट बिलो द सरफेस। दूसरी बात ये होगी बच्चों की इसका अपैरेंट वेट आपका 0 हो जाएगा, इसका अपैरेंट वेट आपका 0 हो जाएगा और बॉडी जो है वो वेटलेस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। अपैरेंट वेट विल बी 0, अपैरेंट वेट विल बी 0। जो ओरिजिनल वेट था उससे अगर हम लोग माइनस कर दें अभी वेट ऑफ बॉडी इन वाटर में, तो वो अगर हम लोग निकाल देंगे तो वो आपका 0 हो जाएगा। ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन ये बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि चूंकि W1 जो है वो बराबर हो जा रहा है W2 के, ठीक है। वेट ऑफ द बॉडी जो है, ये W1 आपका वेट ऑफ द बॉडी है, ये बराबर हो जा रहा है अपथ्रस्ट के। ये आपका अपथ्रस्ट है, ठीक है, अपवर्ड फोर्स, द फोर्स विच इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड दिस फोर्स इज ड्यू टू द लिक्विड, ठीक है। अब चूंकि वेट ऑफ द बॉडी और अपथ्रस्ट यहाँ पे बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं MSG इज इक्वल टू MSG, यहाँ पे बराबर हो जाएगा VS DLG के। वही सेम चीज हम लोग कर रहे हैं जो इससे पहले वाले केस में किए थे, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे ये इक्वलाइज हो जा रहा है, उसमें ज्यादा था। अब देखिए अगेन वी कैन राइट इट एज MS बाय VS बराबर हो जाएगा आपका DL के, यानी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के, एंड वी कैन राइट इट एज MS बाय VS को क्या लिख सकते हैं? DS लिख सकते हैं। डेंसिटी ऑफ द सॉलिड यहाँ पे बराबर हो जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के। सो अगेन वी हैव प्रूव्ड दैट in this case in case 2, sorry this is case 2, ठीक है। So in case 2 the density of the solid will be equal to the density of the liquid
इन विच कंडीशन, व्हेन द वेट ऑफ द बॉडी इज इक्विवेलेंट टू बॉयंट फोर्स, जब वेट ऑफ द बॉडी जो है वो बॉयंट फोर्स के बराबर हो जाएगा, तो इसमें अपैरेंट वेट आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं अपैरेंट वेट जो होता है वो एक तरह से डिफरेंस होता है आपके वेट ऑफ द बॉडी का और अपथ्रस्ट का। वेट ऑफ द बॉडी माइनस लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी कि वेट ऑफ द बॉडी माइनस अपथ्रस्ट इक्वल टू द अपैरेंट वेट ऑफ द बॉडी, यानी कि फेक वेट, दैट इज टेम्पररी वेट। बच्चों आई होप कि आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दो बात और है बच्चों, यहाँ पे मैंने पहले ही समझा दिया है कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कोइंसाइड करेगा आपके सेंटर ऑफ बॉयंसी के साथ, और अपैरेंट डेंसिटी जो होगा वो 0 हो जाएगा आपका जो अपैरेंट डेंसिटी होगा बॉडी का जब आप फ्लूइड में डुबाएंगे तो वो आपका 0 हो जाएगा। अपैरेंट डेंसिटी विल बी 0 इन दिस केस, ठीक है। इस बॉडी का कोई भी डेंसिटी नहीं होगा, 0 हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। इसे रब कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, ये हमारा तीसरा और आखिरी कंडीशन है। आज हम लोग यहाँ पे फिर वीडियो एंड कर लेंगे। यहाँ पे तीसरे कंडीशन में आपका वेट ऑफ द बॉडी जो है वो बॉयंट फोर्स से कम है। आपका जो वेट ऑफ द बॉडी है विच इज W1 इज लेस देन द अपथ्रस्ट और इज लेस देन द बॉयंट फोर्स इन दिस केस, इन दिस थर्ड केस। अब इसमें सबसे पहली बात क्या होगी, बॉडी जो है वो पार्शियली फ्लोट करेगा अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। सो ये यहाँ पे बॉडी जो है वो फ्लोट करेगा पार्शियली फ्लोट करेगा अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। दूसरी बात यहाँ पे क्या होगी बच्चों, या फिर अबव द सरफेस ऑफ द फ्लूइड। दूसरी बात यहाँ पे क्या होगी, जो अपैरेंट वेट होगा बॉडी का वो 0 हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ उतना ही पोर्शन जो बॉडी का इमर्स्ड है बाय विच द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बैलेंसेस द टोटल वेट ऑफ द बॉडी। मतलब उतना ही हिस्सा जो है बॉडी का डूबा हुआ है, उतना ही हिस्सा बॉडी का डूबा हुआ होगा पानी के अंदर, जितना कि वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस जो हो रहा है, इतना हिस्सा मान लीजिए कि डूबा हुआ है, तो इतना फ्लूइड जो है वो डिस्प्लेस हो रहा होगा। मान लीजिए इतना हिस्सा डूबा हुआ है, इतना हिस्सा डूबा हुआ है पानी के अंदर, तो इतना ही फ्लूइड जो है वो डिस्प्लेस होगा। तो इतना जो फ्लूइड जो डिस्प्लेस हो रहा है उसका जो वेट होगा वो बैलेंस कर लेगा टोटल वेट ऑफ द बॉडी को। यानी कि इतना फ्लूइड जो, मान लीजिए इसको हम बाहर निकाल के रख देते हैं, हम लोग इसको बाहर निकाल के रख देते हैं, इतना फ्लूइड मान लीजिए डिस्प्लेस होता है, तो इसका जो भी वेट होगा, आई डोंट नो व्हाट इज द वेट ऑफ दिस, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल इफ यू कंसीडर इज एज W, तो इसका जो वेट होगा, इतने डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट होगा वो आपका टोटल वेट को, इस बॉडी के टोटल वेट को बैलेंस कर देगा, ठीक है, बैलेंस कर देगा। इस वजह से जो अपैरेंट वेट होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा यहाँ पर उसका जो वेट होगा वो इस बॉडी के टोटल वेट को बैलेंस कर देगा। इस वजह से यहाँ पे अपैरेंट वेट फिर से अपैरेंट वेट जो है वो बॉडी का 0 हो जाएगा, अपैरेंट वेट बॉडी का 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ने पहले से ही देखा हुआ है कि W1 यानी कि वेट ऑफ द बॉडी जो है वो लेस देन अपथ्रस्ट है, लेस देन अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट आपका W2 है, ठीक है, और ये आपका वेट ऑफ द बॉडी है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं MSG अगेन इन द सेम वे वी कैन राइट इट एज MSG इज लेस देन VSDLG, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, वॉल्यूम ऑफ, ये इमर्स्ड सॉलिड है, ठीक है। आप इसको पूरे सॉलिड का वॉल्यूम मत समझ लीजिएगा, ये वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड सॉलिड है और ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है DL एंड इनटू G। सो अगेन वी कैन राइट इट एज MS बाय VS इज लेस देन, ये GG कैंसिल आउट हो गया और बच गया इधर DL। सो it is proved that DS, density of solid, is less than density of liquid in this case, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर से प्रूफ कर दिया कि इस वाले कंडीशन में, यानी वेट ऑफ द बॉडी जब आपका लेस देन बॉयंट फोर्स होगा, तो इस वाले कंडीशन में आपका जो डेंसिटी होगा सॉलिड का वो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड से कम होगा। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से बच्चों समझ में आ गई। ये आपका अपथ्रस्ट का फॉर्मूला है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, ठीक है। इसको इसीलिए, इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने अचानक से ये अपथ्रस्ट की जगह ये कहाँ से लिख दिया, ये फॉर्मूला है इसका। और वेट ऑफ द बॉडी का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, फोर्स ड्यू टू वेट क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू M इंटू G होता है ना। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा। और आप लोग इस कंडीशन में देख सकते हैं बच्चों कि डेंसिटी जो होगा यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द
फ्लूइड से कम हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ द बॉडी जो है ये आपका डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड से कम हो जाएगा, इस वजह से ये बॉडी यहाँ पर पार्शियली फ्लोट कर रहा है। अपेरेंट डेंसिटी मैंने पहले ही बता दिया। अरे भैया जब इसका वेट जो है अपेरेंट वेट 0 हो गया है तो इस केस में आपका अपेरेंट डेंसिटी भी जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डेंसिटी 0 क्या हो जाएगा, डेंसिटी आपका नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी आपका नेगेटिव इसलिए हो जाएगा ना क्योंकि आपका डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड से कम हो जाएगा। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से कम हो जा रहा है ना, तो इस वजह से इसका जो डेंसिटी होगा अपेरेंट डेंसिटी, यहाँ लिख देता हूं ऊपर में, अपेरेंट डेंसिटी जो होगा, ठीक है, अपेरेंट डेंसिटी विल बी नेगेटिव। ये अपेरेंट डेंसिटी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि भैया आपका जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है वो कम हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। आई होप कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आई होगी। और एक चीज मैं आपको और बता दूं जो यहाँ के मेंशन नहीं किया है आपके, कि यहाँ पे सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं करता है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कुछ यहाँ पर होगा, लेकिन अगर मैं बात करूं कि सेंटर ऑफ बॉयंसी कहाँ पर होगा तो आप देख सकते हैं जैसे कि सेंटर ऑफ बॉयंसी जो होता है वो उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे टोटल मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है लिक्विड का, लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी इतना जो लिक्विड आपका डिस्प्लेस हुआ है इसका टोटल मास कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, मेरे ख्याल से कुछ यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो ये आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी हो गया एंड दिस वन इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है वो कोइंसाइड नहीं कर रहा है तीसरे वाले कंडीशन में, उस दो कंडीशन में कोइंसाइड कर रहा था। ये पहला ऐसा कंडीशन है आखिरी वाला जिसमें कोइंसाइड नहीं कर रहा है। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेट्स रब इट। तो बच्चों आई होप कि आपको आज की जो हमारी वीडियो है वो पसंद आई होगी बहुत, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत से मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए फ्री में। और एक चीज़ बता दूं बच्चों कि आज की वीडियो में हम लोगों ने जैसे कि बात किया तीनों अलग अलग केस के बारे में। सबसे पहले जब वेट ऑफ द बॉडी जो है वो आपका मोर देन वेट ऑफ द लिक्विड होता है, दूसरा वाला जब वेट ऑफ द बॉडी जो है वो बराबर हो जाता है, इक्विवेलेंट हो जाता है वेट ऑफ द लिक्विड के, और तीसरे वाले कंडीशन में जिसमें वेट ऑफ द बॉडी जो है वो लेस देन वेट ऑफ द लिक्विड होता है। तो तीनों कंडीशन के बारे में आज हम लोगों ने समझा। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आज का टॉपिक। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, वीडियो को फुल देखा होगा आप लोगों ने। तो चलिए फिर आज की जो वीडियो है हम लोग उसे एंड करते हैं और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।